अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो एक शुरुआती डॉक्यूमेंट है जो आपकी डील को सेफ बना के रख सकता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं एग्रीमेंट टू सेल की। कुछ लोग इसे सेल्स एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। और शॉकर ये है कि 80% बायर्स इस डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े ही साइन कर देते हैं, सिर्फ लॉयर पर भरोसा करके। एग्रीमेंट को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही डॉक्यूमेंट फ्यूचर डिस्प्यूट्स को अवॉइड करता है, बायर्स और सेलर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और लोन अप्रूवल में भी हेल्प करता है। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे एग्रीमेंट टू सेल के बारे में, इसके कंपोनेंट्स, क्लॉजेस और वो भी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष चौहान और स्वागत है आपका रियल एस्टेट समाधान में। एग्रीमेंट टू सेल बायर और सेलर के बीच एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दोनों ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर एग्रीमेंट में लिखी सभी कंडीशन फुलफिल होती है तो प्रॉपर्टी की ओनरशिप फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होगी। इसमें सेल्स के सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं, जैसे टोटल प्राइस क्या होगा, पेमेंट शेड्यूल क्या होगा और बाकी की रिक्वायरमेंट्स। लेकिन ये डॉक्यूमेंट खुद ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता, ये बात ध्यान रखिएगा। एक्चुअल ओनरशिप ट्रांसफर बाद में सेल्स डीड के थ्रू होती है, वो भी जब एग्रीमेंट टू सेल में लिखी सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती है। चलिए जान लेते हैं एग्रीमेंट टू सेल में जनरली क्या क्या होता है। सबसे पहला, बायर और सेलर दोनों की कंप्लीट डिटेल्स, जैसे उनका नाम, एड्रेस, एज, आईडी प्रूफ जिसमें पैन कार्ड और आधार कार्ड शामिल रहता है। सेकंड, प्रॉपर्टी का क्लियर डिस्क्रिप्शन, जैसे प्रॉपर्टी की लोकेशन, उसका एड्रेस, एग्जैक्ट डायमेंशन, साइज, साइज में क्या आता है, कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, अगर प्लॉट है तो उसका सर्वे नंबर, बाउंड्रीज एक्सेट्रा। थर्ड, प्रॉपर्टी का फाइनल एग्री प्राइस, ये बेसिकली आपको कोई भी फ्यूचर कंफ्यूजन या डिस्प्यूट से बचाता है। अब ना सेलर फाइनल प्राइस से मुकर सकता है, ना ही आप। फोर्थ है पेमेंट का ब्रेकडाउन, जैसे एडवांस कितना दे दिया है, बाकी पेमेंट कैसे और कितनी इंस्टॉलमेंट्स में किया जाएगा और उसकी क्या टाइमलाइन होगी। कुछ लोग लोन लेते हैं और कुछ लोग डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर प्रेफर करते हैं। इस पॉइंट पे पेमेंट की पूरी टाइमलाइन डिसाइड हो जाती है। फिफ्थ, पोजीशन डेट, मतलब कौन सी डेट को या कौन सी कंडीशंस पर बायर को प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल जाएगा। ये पॉइंट स्पेसिफिकली बेनिफिशियल है जब आप बिल्डर से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हो। सिक्स, सेलर डिक्लेयर करता है कि प्रॉपर्टी उसकी लीगल ओनरशिप में है और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किसी तरीके का लीगल डिस्प्यूट, कोर्ट केस, मॉर्गेज, लोन नहीं है। सेवेंथ, पेनल्टी क्लॉज, अगर कोई पार्टी एग्रीमेंट तोड़ देती है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, जैसे टोकन अमाउंट रिफंड होगा या फिर पोजीशन डिले के केस में क्या पेनल्टी रहेगी। ये पेनल्टी स्पेसिफाई करना बहुत ही जरूरी है। एट, डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोवाइडेड, जैसे फाइनल रजिस्ट्री के टाइम पे सेलर कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बायर को हैंडओवर करेगा, जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल डीड, सोसाइटी की एनओसी, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पेड प्रॉपर्टी टैक्स रेसिप्ट एंड ऑल। नाइन्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एक्सपेंसेस, प्रॉपर्टी प्राइस के अलावा बहुत सारे एडिशनल एक्सपेंसेस रहते हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, लॉयर की फीस एंड अदर यूटिलिटी बिल्स। बहुत बार प्रॉपर्टी प्राइस एक लमसम अमाउंट पे फिक्स हो जाता है और सेलर नेगोशिएशन के टाइम पे बोल देता है कि स्टैम्प ड्यूटी और लॉयर फीस वो ही पे करेगा, या फिर कभी कभी बहुत बार तो ब्रोकर ही आपसे बोल देते हैं कि सर ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ में टोटल पड़ेगी जिसमें सब प्राइसेस इंक्लूडेड है। ऐसे केस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एक्सपेंसेस क्लॉज इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। टेंथ, सिग्नेचर एंड विटनेसेस, बायर और सेलर दोनों के साइन लगते हैं और कम से कम 2 विटनेसेस के साइन रिक्वायर्ड होते हैं एग्रीमेंट को लीगली वैलिड बनाने के लिए। एक प्रो टिप देता हूँ, कभी भी जब आप विटनेसेस बनाएं तो एक एटलीस्ट विटनेस आपका होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, सेलर की तरफ से या बायर की तरफ से, मतलब कोई भी पार्टी, एक ही पार्टी की तरफ से दोनों आपके विटनेस हो जाते हैं। उससे दिक्कत ये होती है, अगर वही पार्टी जिसके विटनेस थे वो ही अगर अपनी बात से मुकरती है तो विटनेस भी मुकर जाएगा। इसलिए एक विटनेस एटलीस्ट आपका होना जरूरी है, ये याद रखिएगा। कॉमन मिस्टेक्स जो बायर करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है, बिना पढ़े ही एग्रीमेंट साइन कर देते हैं कि भाई हमें तुम पे भरोसा है। भाई किस पे भरोसा कर रहे हो आप? लॉयर पे, जो कि सेलर का भी हो सकता है, या हो सकता है सेलर ने उसको मैनिपुलेट करके रखा हो। पेनल्टी क्लॉजेस को ऐड करवाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दूसरी बात, क्योंकि पेनल्टी क्लॉज जो है वो आपको आपकी ट्रांजैक्शन को सिक्योर करता है कि अगर ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या पेनल्टी रहेगी और किस तरीके से रिफंड मिलेगा। तीसरी चीज, प्रॉपर्टी का कभी कभी तो डिस्क्रिप्शन ही गड़बड़ रहता है एग्रीमेंट में, उस चीज को चेक करना ना भूलिएगा। इसीलिए कहा कि एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़िए। चौथा है, अगर लॉयर आपका नहीं है तो अपने एक बार लॉयर के पास, जो विश्वसनीय लॉयर है उसके पास जाके एग्रीमेंट क्लॉज को रिव्यू कराइए, अगर आपको समझ में उतना नहीं आता है तो। और फिफ्थ,
एग्रीमेंट में अगर आप लोन लेने वाले हैं तो एग्रीमेंट में लोन डिले का क्लॉज भी ऐड करवाइए कि अगर लोन मिलने में डिले होता है, जो कि आपकी कारण तो हो नहीं रहा है, बैंक के कारण हो रहा है, तो उसमें क्या कंडीशंस रहेगी या क्या सॉल्यूशन रहेगा। और नेक्स्ट टाइम जब भी एग्रीमेंट साइन करो तो एक अच्छे लॉयर से क्रॉस चेक करवाइए, हर क्लॉज को समझ के ही उस पे एग्री करिए और सेलर के प्रोमिसेस को वर्बली नहीं रिटर्न में लीजिए। और ऐसे ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हूं हर्ष चौहान, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।